हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसी के साथ, इस चैप्टर के साथ पूरी क्लास 10 की लगभग हर वीडियो मेरे चैनल पे अब अपलोड हो चुकी है। तो आज का ये लास्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो बच्चों, ये हमारा चैप्टर होने वाला है आज का। सो बहुत ही इजी चैप्टर ये होने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आ रहा है एलिमेंट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है हमने एलिमेंट के बारे में। तो बच्चों, एलिमेंट सबको पता है क्या होता है भाई? सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हो एलिमेंट्स के बारे में। आपने क्लास 9th में सारा पढ़ा है बच्चों। आपने एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा है, कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा है और मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा है। तो एलिमेंट क्या होता है थोड़ा सोचो, जब नहीं आएगा दिमाग में तो मैं बताऊंगा। तो चलो, जिन बच्चों को पता है एलिमेंट क्या है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो बेटा, एलिमेंट बेसिकली किसे कहा जाता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक ही जैसे एटम से बना है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कि द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ only one kind of atoms, one kind of atoms। कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे एटम जो हैं वो एक ही जैसे हों, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड। गोल्ड अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप प्योर गोल्ड लेते हो तो उसमें सभी एटम बच्चों किसके होने वाले हैं? गोल्ड के ही होने वाले हैं। ऐसे ही आयरन, आयरन भी अपने आप में क्या है बच्चों? एक एलिमेंट। क्योंकि आयरन अगर आप लेते हो, आयरन की रोड लेते हो, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एटम्स आयरन के ही होने वाले हैं। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर लेता हूँ, क्या वाटर को आप एलिमेंट बोलोगे? नहीं, वाटर को हम एलिमेंट बच्चों नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते वाटर को एलिमेंट? क्योंकि इसमें तो भैया अलग अलग एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, इसलिए इसे हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक ये चीज पहले आपको क्लियर हो गई कि एलिमेंट्स होते क्या है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे, आज टिल डेट, आज तक कितने एलिमेंट्स के बारे में पता लगाया जा चुका है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर नोन। आज तक इस दुनिया में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं बच्चों? 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। क्लियर है? 118 एलिमेंट्स का मतलब बच्चों कि जैसे जितने भी एलिमेंट्स आप जानते हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया है साइंटिस्ट को? 118 एलिमेंट्स के बारे में बच्चों पता लग गया है। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स के बारे में पता लगा है बच्चों? 118, 118 एलिमेंट्स। और इन 118 एलिमेंट्स में से बच्चों 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग। टोटल कितने एलिमेंट्स का पता लगा है? 118। और आउट ऑफ 118, 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, मतलब वो नेचर से मिलते हैं। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, कितने बच गए? 24 एलिमेंट्स आई थिंक बच गए। जो बचे हुए 24 एलिमेंट्स हैं, दे आर मैन मेड, वो लैब में प्रिपेयर किए गए हैं, लैब प्रिपेयर्ड। ये तो नेचर में मिलते हैं 94 और बचे हुए 24 लैब प्रिपेयर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें पता लग चुका है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जब आज के टाइम में तो 118 एलिमेंट्स के बारे में पता लग चुका है,
अब चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है भाई? क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा सिंपल है, क्लासिफाई करना, चीजों को ग्रुप्स में कन्वर्ट करना। ह्यूमन नेचर रही है ये, हम एक जैसी चीजों को एक जैसे ग्रुप में रखते हैं, रखते हो ना। अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो वहां आप देखोगे एक जैसी प्रॉपर्टीज वाली चीजें एक तरफ ही रखी होंगी, ठीक है ना। अगर आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे गए हो तो वहां जो सोप्स होंगे, साबुन होंगे, वो सब एक जगह रखे होंगे, है ना। साबुन हो गए, डिटर्जेंट हो गए, फेस वॉश हो गए, वो एक ही तरफ रखे होंगे। इसी तरह से बिस्किट्स हो गए, नमकीन होगी, वो एक तरफ रखी होगी। मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी वाली चीजें एक तरफ और दूसरी प्रॉपर्टी वाली चीजें दूसरी तरफ। तो ऐसा आप सिंपली देखते हो हमारी लाइफ में, एक ये ह्यूमन नेचर है कि हम क्या करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी वाली चीजों को एक तरफ कर देते हैं, जिससे उनको पहचानने में आसानी रहती है। अब जिसको बिस्किट खरीदने होंगे वो जहां पे बिस्किट नमकीन रखे हैं वहीं पे जाएगा, वो सोप वाली साइड नहीं जाएगा। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इंसान की एक नेचर है बच्चों कि वो क्या करता है कि अगर उसे बहुत सारी चीजें दे दी जाए तो वो उनको कैटेगराइज कर लेता है, अलग अलग ग्रुप उनके बना के उनको अलग अलग जगह पे रखता है। तो यहाँ पे भी ह्यूमन नेचर काम आई कि जब इतने सारे एलिमेंट्स का पता लग गया था तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर लिया जाए। एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चों, कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अलग अलग कर लिया जाए, कि मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट अलग अलग कर लिए जाए, मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना लिए जाएं ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए। और इसे बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। के मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए जाएं एक ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएं ताकि उनको पहचानना और स्टडी करना आसान हो जाए। तो यही हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे कैसे साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया। अब इसको कैटेगराइज एक दिन में नहीं किया गया, कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई साइंटिस्ट सोया और सुबह जब उठा तो उसे सपने में सब कुछ पता लग गया कि भाई एलिमेंट्स को ऐसे कैटेगराइज करना है। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है एलिमेंट्स को अरेंज करने के पीछे। तो वन बाय वन हम इस चैप्टर में सभी मॉडल्स को स्टडी करेंगे जो दिए गए साइंटिस्ट के थ्रू। तो कौन कौन से मॉडल्स होंगे वो एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम डॉबर्नर्स लॉ ऑफ ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिस्कस करेंगे, फिर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और आखिरी में हम पढ़ेंगे हमारा सबका प्यारा दुलारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में बेटा हम 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, 4 अटेम्प्ट्स हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने के। तो एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, ये जो कहानी शुरू हुई इसमें 4 मेन अटेम्प्ट किए गए। पहला जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है डॉबर्नर्स ट्राइड्स, ये आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। और इसके बाद बच्चों हम 3rd नंबर पे पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये 4 चीजें इस चैप्टर में थ्रू आउट हम डिस्कस करेंगे। ये 4 मेथड हैं जिनके थ्रू एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिशें की गई। तो आज हम सबसे पहली कोशिश पढ़ेंगे डॉबर्नर ट्राइड की, कि डॉबर्नर ने कैसा क्या किया, उन्होंने क्या कोशिश की एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए, और उन्होंने कौन सी लॉ का इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने टेक्निक यूज की एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए उनके। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है बच्चों, डॉबर्नर्स ट्राइड। वैसे तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है डॉबर्नर ट्राइड्स। ट्राइड्स में वर्ड आना ना, ट्राई मतलब 3,
तो एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि डॉबर्नर ने जो ग्रुप बनाए थे उसमें 3-3 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 3-3 एलिमेंट। तो डॉबर्नर ने सबसे पहले कोशिश की थी इन 1817 में। डॉबर्नर ने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स को भैया इकट्ठा कर दिया जाए सेम ग्रुप में। तो फिर डॉबर्नर ने अपना दिमाग लगाया, सोचा उसने कि कैसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली डॉबर्नर ने बच्चों क्या पाया कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया जाए और उनके 3-3 के ग्रुप्स बना लिए जाएं, तो उस टाइम पे पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज है वो जो बीच का एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं। पहले बोर्ड पे लो लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, दिक्कत नहीं आने वाली कोई। ठीक है, तो डॉबर्नर ने जो अपना मेथड दिया था उसका जो प्रिंसिपल था बच्चों वो ये था कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3, कि अगर हम एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज करें इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब डॉबर्नर ने एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं 3-3 के ग्रुप में, सच दैट द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, इज approximately equal to the atomic mass number of second element. Then the properties of elements will be same. Properties of elements will be same. तो ये थी बच्चों डॉबर्नर की लॉ ऑफ ट्रायड। तो डॉबर्नर ने क्या कहा था कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर देता हूं 3-3 के ग्रुप में, और 3 के ग्रुप में भी इस तरह से अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर में, कि 3 का ग्रुप है, मान लिया मैंने एक ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का बच्चों, ये है मेरा एलिमेंट ए, ये है एलिमेंट बी और ये है एलिमेंट सी, और मैंने इन 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और इस तरह से ग्रुप बनाया कि सपोज पहला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास नंबर है Z1, दूसरे का एटॉमिक मास नंबर है, नहीं पहले का एटॉमिक मास नंबर है सपोज A1, दूसरे का एटॉमिक मास नंबर है A2 और तीसरे का एटॉमिक मास नंबर है सपोज A3। तो अगर मैं इस तरह से इन एलिमेंट्स को अरेंज करूं एक ग्रुप में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर का मतलब है पहले का जो एटॉमिक मास नंबर है वो दूसरे के एटॉमिक मास नंबर से कम होगा और दूसरे का एटॉमिक मास नंबर तीसरे के एटॉमिक मास नंबर से कम होगा। कि अगर मैं एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दूं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर में सच दैट कि अगर मैं पहले और तीसरे के एटॉमिक मास नंबर का एवरेज निकालता हूं, क्या करता हूं, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर का क्या निकालता हूं बच्चों, एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा इनका, इसके मास नंबर और इसके मास नंबर को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये जो मेरा सोल्व करके आएगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, सेकंड जो एलिमेंट है बीच वाला उसके एटॉमिक मास नंबर के इक्वल आएगा, और इस टाइम पे इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया डॉबर्नर ट्रायड। तो डॉबर्नर ने बच्चों सिंपली क्या कहा कि अगर मैं एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दूं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, तो उस टाइम पे
अगर हम एवरेज निकालते हैं पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का, और वो एवरेज किसके इक्वल आ जाता है अगर सेकंड एलिमेंट के, तो उस टाइम पे उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी और इन तीनों एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइड। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइड, डोबर्नर ट्राइड। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। डोबर्नर ने जो ट्राइड्स बनाए थे उन्हीं में से एक ट्राइड में लेके दिखाता हूं आपको और सॉल्व करके दिखाता हूं। तो डोबर्नर ने जो ट्राइड्स बनाए थे बच्चों वो कौन कौन से थे, उसमें सबसे पहला ट्राइड जो डोबर्नर ने बनाया था बच्चों वो क्या था, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ठीक, अब बच्चों आपको पता है लिथियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 6.9। ठीक है, कितना होता है, 6.9। पोटाशियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 39.1 और सोडियम का होता है 23। सबको पता है ये। अब अगर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालता हूं, मतलब 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा ये, क्या आएगा भाई ये एवरेज, तो ये 9 1 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। ये टोटल बनेगा 46/2, सोल्व करके 23। किसके इक्वल आया ये, सोडियम के एटॉमिक मास नंबर के इक्वल आया या नहीं आया, यही तो हमारा डोबर्नर ट्राइड है। तो ये था बच्चों डोबर्नर ट्राइड, जो क्या बोलता था कि अगर मैं एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर देता हूं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे, तो अगर मैं पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर का क्या निकालता हूं एवरेज, तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के ही इक्वल आएगा। तो ये डोबर्नर के ट्राइड्स थे और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या करती हैं बच्चों, फिर मैच करती हैं। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटाशियम तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो ये डोबर्नर का ट्राइड बन गया। इसी तरह से दोस्तों और भी एग्जाम्पल्स हैं डोबर्नर ट्राइड के, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा और कौन कौन से डोबर्नर ने ट्राइड बनाए थे, पहला ट्राइड तो किसका हो गया बेटा, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। इसके अलावा जो ट्राइड्स डोबर्नर ने बनाए थे वो कौन कौन से थे, एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इनके केस में भी बच्चों जब आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे ना, तो वो सेकंड एलिमेंट के ही इक्वल आएगा उसके एटॉमिक मास के। इसी तरह से जो तीसरा ट्राइड यहां पे बनाया गया डोबर्नर के द्वारा वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है ना। इनके केस में भी अगर आप फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर का एवरेज निकालते हो तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के इक्वल ही आने वाला है। ठीक, तो इस तरह से डोबर्नर ने 3 ट्राइड बनाए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये था डोबर्नर का मेथड ट्राइड्स बनाने का। तो डोबर्नर ने बच्चों क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए और उन ट्राइड्स में उसने क्या खासियत देखी कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का अगर मैं एवरेज निकालता हूं एटॉमिक मास नंबर का, तो वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता था। ठीक है, तो ये था डोबर्नर का मेथड एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो अब बात आती है कि भाई ये मेथड सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। तो ये मेथड बाद में फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। भाई क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि जो डोबर्नर था वो फेल हो गया बाकी और ट्राइड्स बना पाने में। डोबर्नर सिर्फ कितने ट्राइड्स बना पाया, 3 ट्राइड्स, इसलिए इसका मॉडल फेल हो गया। सभी एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में डोबर्नर नहीं लिख पाया, तो यही इसकी एक ड्रॉबैक है। तो कई बार एग्जाम में इसकी ड्रॉबैक कह लो या लिमिटेशन कह लो वो भी आ जाती है। तो लिमिटेशन में आपने यही लिखना है कि डोबर्नर was able to make only 3 triads, only 3 triads। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो लिमिटेशन में यही आएगा कि डोबर्नर जो है वो सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए थे और यही उनकी क्या थी, लिमिटेशन। तो ये थी आज की क्लास, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो डोबर्नर की लिमिटेशन क्या थी, 3 ही ट्रायड बन पाए डोबर्नर से, बाकी वो ट्रायड नहीं बना पाए। तो इसीलिए फिर हमें दूसरे मॉडल की तलाश करनी पड़ी और इसके बाद जो सेकंड मॉडल आया वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे जो है इस वीडियो को पढ़ें, ध्यान से देखें इस वीडियो को, नोट्स बनाएं, काम आएंगे आपके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखें।